हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं आपको कक्षा 10 की गणित का NCERT आधारित संपूर्ण अध्ययन करवाऊंगा और हमारी जो तैयारी है वह बोर्ड परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर होगी। स्टूडेंट्स, हमारा लक्ष्य होगा कि आप गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त करने की पूरी तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारी NCERT का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका अंक बार है 4 अंक। स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा में इसमें 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वह होगा NCERT आधारित संपूर्ण अध्ययन और NCERT के सभी उदाहरण और अभ्यास प्रश्नों को हम करवाने का प्रयास करेंगे और बोर्ड परीक्षा के अनुसार जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं। स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें केवल एक और स्वयं संख्या का पूरा भाग जाता हो। यानी स्टूडेंट्स, वह संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का जो 1 से लगाकर अनंत तक चलती है। यानी 1 को अगर मैं एक बार छोड़ता हूं तो हम देखते हैं 2 में स्टूडेंट्स किस किस का भाग जाता है? बिल्कुल, एक तो 1 का जाता है और एक 2 का जाता है। यानी इसमें 1 का और स्वयं का ही भाग जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट्स 3 में किस किस का भाग जाता है? बिल्कुल, 1 का जाता है और पुनः 3 का जाता है। यानी 1 का और स्वयं का ही जाता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट्स 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। यानी कि 1 का, 2 का और 4 का भी जाता है। यानी कि 1 और स्वयं के अलावा एक और संख्या का भाग जा रहा है। यानी कि स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है वह प्राकृतिक संख्या है जिसमें केवल एक और स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि 4 जो है वह हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं होगी। तो जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती है यानी कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है तो वह हमारी कहलाती है भाज्य संख्या। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम आसानी से देख पाएंगे कि 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट संख्या लेते हैं जैसे 5 में किस किस का भाग जाता है? बिल्कुल, 1 का जाता है और 5 का जाता है। यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो वह हमारी होगी अभाज्य संख्या। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, जब 6 लिखते हैं तो 6 में 1 और 6 के अलावा 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। एक भी किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए तो वह हमारी होगी भाज्य संख्या। इसी प्रकार 7 में किसी का नहीं जाता है, 8 में पुनः 2 का जाता है, 4 का जाता है, इसलिए वह हमारी होगी बिल्कुल भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार हम अगर आगे देखना चाहें तो 9 में चूंकि 3 का भाग भी जाता है तो वह हमारी भाज्य संख्या होगी। तो स्टूडेंट्स, हम आसानी से देख पाते हैं कि वह संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है वह हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है और जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग चला जाए वह हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण नोट है जो हमारी NCERT में लिखा हुआ होता है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स, एक को हम न ही भाज्य संख्या में काउंट करते हैं और न ही अभाज्य संख्या में काउंट करते हैं। तो इस पर आधारित हमारी बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आता है वह किस प्रकार आता है उसको हम देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या क्यों है? यह हमारी NCERT का प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न है स्टूडेंट्स? कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होने का मतलब अभी हमने देखा है कि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग चला जाए तो वह कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो इसे हम हल किस प्रकार करेंगे? हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें 13 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा 7 × 11 प्लस यहाँ बचा 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। यानी कि यहाँ बचेगा 13 और जब इसको गुणा करेंगे तो 11 × 7 = 77 और 77 में 1 जोड़ेंगे यानी कि वह बनेगा 13 × 77 और 1 78। यानी कि यह जो संख्या बन रही है वह क्या बन रही है? 13 × 78। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस दी गई संख्या में चूंकि 13 का भाग देंगे तो 13 से 13 कटेगा, बिल्कुल 78 का भाग देंगे तो 78 से 78 भी कटेगा। यानी दी गई संख्या में 13 का 13 और 78 दोनों का भाग जा रहा है, दोनों का भाग जाता है। तो हम जानते हैं ऐसी संख्या जिसमें
एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक संख्या का भाग चला जाए तो वह हमारी संख्या कौन सी होगी? बिल्कुल एक भाज्य संख्या होगी। इसलिए दी गई संख्या कौन सी होगी? बिल्कुल एक भाज्य संख्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, और इसकी परिभाषा के आधार पर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स इसी पर आधारित। यह आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 5। चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ आप कॉमन लोगे तो 5 आएगा, और 5 कॉमन लोगे और अंदर कुछ संख्याएं आएगी तो आप उन्हें देख पाएंगे कि इसमें एक संख्या 5 का ही भाग जा रहा है, मतलब 5 का भी भाग जा रहा है, और कोई संख्या होगी तो उसे भी हम देख सकते हैं। परंतु हम जानते हैं एक और स्वयं के अलावा अगर किसी भी संख्या का भाग चला जाए, यहाँ चूंकि 5 का जा रहा है तो वह हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल भाज्य संख्या हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे चूंकि इस प्रश्नावली से एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वह क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करते हैं? हमने छोटी कक्षाओं में देखा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी 140 को गुणनफल के रूप में लिखना है, परंतु किस गुणनफल में? जो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हो। तो उसे हम किस प्रकार लिखते हैं? बहुत ही आसान है स्टूडेंट, हम देख सकते हैं इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम भाग देते हैं, अगर इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देते हैं। इकाई के अंक पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है, यानी 2 का भाग जाएगा। 1 में नहीं जाता, 14 में 7 बार और 0 में 0 बार। पुनः 2 का भाग जा रहा है, हम 2 का भाग देंगे, 7 में 3 बार, फिर बचा यहाँ पर 1, तो 2 3 6 1, यानी 10 में 5 बार। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर हम देखेंगे 3 का भाग जाता है क्या? 5 और 3 8, अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाता है। चूंकि यहाँ 3 का नहीं जाता है, अब हम इकाई के अंक पर 5 है इसलिए 5 का भाग देंगे, तो 5 7 35। फिर 7 का भाग जा रहा है, यानी 7 एकम 7। यानी कि जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करें तो इधर अभाज्य संख्याएं लिखते जाए, क्रम वाइज लिखते जाएं, और जब 1 आता है तब हमें रुक जाना है। यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह क्या होगा? 2 × 2 × 5 × 7। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, परंतु ये छोटे छोटे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, और अभाज्य गुणनखंड के कंसेप्ट को हमें आगे भी काफी काम में लेना है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह क्या है? 140 का जो है 2 घात के रूप में लिखना चाहें, यानी तो 2 बार गुणा हो रहा है, यानी 2 की घात 2 हो जाएगी। चूंकि 5 एक बार ही गुणा हो रहा है तो 5 की घात 1, और 7 एक बार गुणा हो रहा है, यानी 7 की घात 1। अब हम यहाँ पूछा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना होगा, यानी 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। अब घातों का चूंकि योग पूछा है तो घातों का योग क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1 + 1, यानी कि 2 3 1 और 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभाज्य गुणनखंड तो निकालना है, परंतु उससे क्या अनुप्रयोग है, कोई एक प्रश्न उसके एप्लीकेशन लगाकर पूछ लिया जाता है। जिस प्रकार यहाँ इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी आएगी। तो 2 की घात कितनी आएगी स्टूडेंट्स? 2 आ रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2 वाला सही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके आधार पर अपने को आंसर सही करना है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि संख्या 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, हमें इनको हल करना है और देखते जाना है कि किसका भाग जा रहा है। इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 हो तब 2 का भाग जाता है, चूंकि 5 है तो नहीं जाएगा। फिर यदि अंकों का योग करें, अगर उसमें 3 का भाग चला जाए तो संख्या में 3 का भाग जाता है, यानी 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाता है। इसमें स्टूडेंट्स जाएगा 5 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक पर 0 या 5 हो तो 5 का भाग जाता है। अब किस प्रकार भाग देंगे? 5 का भाग 5 में दिया एक बार, फिर 0 में 0, फिर 0, फिर पुनः 5 का भाग 5 में दिया एक बार। अब स्टूडेंट्स 1001 में हमें भाग देना है, क्योंकि यहाँ 5 का भाग नहीं जाता है। अब 7 का भाग चेक कर देख के चेक करो, तो 7 का भाग जब हम देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। किस प्रकार जाएगा? 7 का भाग 10 में दिया एक बार, चूंकि 3 बचते हैं तो यहाँ बनेगा 30, और 30 में दिया 7 चौक 28, और फिर बचा 2, तो 2 से बना 21, यानी 7 तिये 21। यानी स्टूडेंट्स आसानी से इसमें 7 का भाग चला गया। इसी प्रकार जब 143 में भाग देंगे तो पुनः इसमें 7 का भाग नहीं जाता है, तो अगली अभाज्य संख्या है 11, तो 11 का भाग देंगे, क्योंकि 11 का भाग इसमें जाता है। 11 एकम 11, 3 बचे यानी कि 33, और वह बनता है 11 तिये 33, और चूंकि 13 में पुनः 13 का भाग जाएगा तो 13 में 13 का भाग आएगा 1। यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो हमें लिखना है, यानी कि 5005 को हम क्या लिख सकेंगे? 5 × 7 × 11 × 13।
यानी कि हम अब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के जो गुणनफल के रूप में लिख पाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। एक और प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पुनः इसे भी हम देखते हैं, चूंकि इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का हमें चेक करना है, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। अंकों का योग चाहिए स्टूडेंट्स, और अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो चूंकि यहाँ 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 8 में दिया 3 दूनी 6, चूंकि 2 बचते हैं तो 2 और 2 हो गए 22, तो 22 में देंगे 3 7 21, और फिर 1 बचेगा तो 15 में 3 पंजे 15। पुनः स्टूडेंट 7 5 12 12, 3 का भाग जा रहा है, यानी कि देंगे 1 और 12 में देंगे 3 चौक 12, फिर 7 में जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा यानी कि 15, तो 3 पंजे 15। अब स्टूडेंट्स पुनः देखते हैं क्या इसमें 3 का भाग जाता है, 5 और 2 7, 7 और 4 11 नहीं जाता है। तो चूंकि इकाई के अंक पर 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, हमें ये भाग बिल्कुल क्रम से ही देना है। तो 5 का भाग देंगे 42 में, यानी 5 8 40, फिर बचा 2 2 यानी 25, तो 5 25, फिर जो पुनः 5 का भाग जा रहा है तो 5 एकम 5, 3 बचे 35 में 5 7 35, और 17 चूंकि पुनः एक अभाज्य संख्या है तो 17 का भाग जब 17 में देंगे तो पुनः 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3825 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं वह क्या आए हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से पूछा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन सीधा आ जाते हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड निम्न में से कौन सा है, और आपके सामने ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं कि 3 की घात 2, 5 की घात 2 × 17। एक ऑप्शन दे दिया है 3 की घात 3, 5 की घात 3 × 17। तो हमें इस प्रकार 4 ऑप्शन देने होंगे, दे रखे होंगे, और हमें देख के हमें पता लगाना है कि कौन सा होगा। इसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा और हम देख पाएंगे कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से प्रश्न है स्टूडेंट्स, आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है। 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और इसी प्रकार 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों का आप अगर हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो एनसीईआरटी के जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, चाहे वह उदाहरण से हो चाहे वह प्रश्नावली से हो, सभी प्रश्नों को हम यहाँ हल कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उन प्रश्नों को हम आपको अभ्यास के रूप में दे रहे हैं, जिनको आप हल करिएगा, और साथ ही यूट्यूब में अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिएगा कि ये हमारा उत्तर आया है। और अगर कोई गलती होती है, आपको कहीं डाउट आता है, तो हम इस वीडियो के नीचे आपको एक चैनल का लिंक डालूंगा, उस लिंक में भी आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है। ये प्रमेय इस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जब ऑब्जेक्ट अति लघुरात्मक 1 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 नंबर का प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है उसे लिखिए। तो आधारभूत प्रमेय क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जब भी हम किसी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड लिख रहे थे तो उन सभी में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सक रहे थे। तो बस वही हमारा प्रमेय है। क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय होने का मतलब है स्टूडेंट्स कि दूसरा नहीं होता है, जो गुणनखंड लिखा वही गुणनखंड होता है। यानी कि जैसे हमने यहाँ लिखा अभी कि 3825 को 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17, इसी प्रकार अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हमने लिखा कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस पर ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, यानी 3 × 5 लिख रहे हैं या 5 × 3 लिख रहे हैं, इसको हमें नोट नहीं करना है। क्रम चेंज करने से कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए हमें लिखना है सीधी सीधी भाषा में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह क्या होता है, अद्वितीय होता है। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जिसको अभी अभाज्य गुणनखंड में हमने आसानी से देखा है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n का अंतिम अंक 0 हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट्स। 1 नंबर में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हमें जांच करना है कि 6 की घात n
का अंतिम अंक 0 हो सकता है, यानी कि 6 की घात n है, यानी कि 6 की घात कुछ भी हो सकती है, n एक प्राकृत संख्या है, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। यानी हमें चेक करना है 6 की घात जब 1 होगी तो मान कितना आएगा, 6 आएगा, 6 की घात 2 होगी तब 36 आएगा, इसी प्रकार 3 में आएगा, 4 में भी कुछ आएगा। हमें देखना है कि ये अंत 0 पर हो रहा है, यानी इकाई का अंक कभी 0 आ सकता है क्या। तो बहुत ही आसान सा स्टूडेंट क्वेश्चन है। जब भी इकाई का इसका पैटर्न क्या है, जब भी हमें देखना हो कि अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 0 होने का क्या मतलब है स्टूडेंट, जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 60, तो 60 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 6 × 10। चूंकि अंतिम अंक 0 है, यानी कि वह कौन किससे गुणा हो रही है, बिल्कुल 10 से गुणा हो रही है। और 10 से गुणा होने का मतलब है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। यानी अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 का अगर एक भी जोड़ा है, 2 × 5 होने का मतलब है कि 10 का एक भी जोड़ा है। अगर 10 का एक भी जोड़ा है तो अंत में कितना आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो 6 की घात n हमने लिखी है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और इसकी घात n है तो ये n घात इस पर भी आ जाएगी और इस पर भी आ जाएगी, यानी 2 की घात n × 3 की घात n। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पर अंतिम होगी, यानी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा। कब होगा, जब वह संख्या 10 से गुणा हो रही होगी। अभी हमने उदाहरण में देखा 0 होगा जब वह संख्या किससे गुणा हो रही होगी, बिल्कुल 10 से गुणा हो रही होगी। और 10 से गुणा होने का मतलब है कि 2 × 5 से गुणा हो रही होगी, 10 बराबर 2 × 5 से गुणा हो रही होगी। और 2 × 5 से गुणा होने का मतलब है कि यहां पर हम देख पाते हैं कि जो 6 की घात n है उसमें 2n तो है परंतु 3n है, 5n नहीं है। यानी 2 से गुणा तो हो रही है परंतु 5 से गुणा नहीं हो रही है। चूंकि हम जानते हैं 6 की घात n में 2 × 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 × 3 का बन रहा है स्टूडेंट्स, 2 × 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 2 × 5 का जोड़ा नहीं बनने का मतलब है कि उसमें 10 नहीं बन रहा है, और 10 नहीं बन रहा है, यानी कि सीधी सीधी भाषा में हम लिख सकते हैं कि 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 10 नहीं आ रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर हमें देखना है कि अंतिम अंक 0 है, अंतिम अंक 0 होने का मतलब है कि उसमें 10 का गुणा हो रहा है, 10 का गुणा होने का मतलब है 2 × 5 होना चाहिए। क्योंकि 6 में 2 × 3 है, यानी 2 × 5 नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसके लिए एक और प्रश्न है आपके उदाहरण में कि जांच कीजिए कि 4 की घात n का अंतिम अंक 0 हो सकता है क्या। तो शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम जान रहे हैं कि 2 का स्क्वायर की घात n, यानी कि कितना बन गया, 2 की घात 2n। यहाँ भी स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि 2 का घात में तो कुछ है परंतु ये 5 से गुणा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी 2 × 5 नहीं हो रहा है। और जब 2 × 5 नहीं होगा तो 10 नहीं होगा, और 10 नहीं होगा तो सीधी सीधी बात है उसका अंतिम अंक 0 नहीं होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं और 1 नंबर में आसानी से हल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नया कंसेप्ट हम देखते हैं, महत्तम समापवर्तक में से, यानी कि HCF। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आसानी से समझेंगे कि HCF क्या होता है। HCF होता है, इसकी फुल फॉर्म से समझेंगे, H4 होता है हाईएस्ट, C4 होता है कॉमन और F4 होता है फैक्टर। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। हाईएस्ट यानी होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। फिर कॉमन का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। और फैक्टर का मतलब होता है उनका गुणनखंड हो या फिर उनका भाजक हो। यानी कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि दी गई संख्याओं में, यानी 2 संख्या अगर हमें दे रखी है तो उसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लगाना है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो उनकी कॉमन भाजक होनी चाहिए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए। किस प्रकार स्टूडेंट्स हम देखेंगे, 4 में किस किस का भाग जाता है, बिल्कुल 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। भाजक का मतलब है कि किस किस संख्या का भाग जाता है। इसी प्रकार 6 में जब हम देखेंगे तो किस किस का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, HCF का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या जो इनमें दोनों में भाग चली जाए। तो 1 का दोनों में जा रहा है, 2 का भी दोनों में जा रहा है और किसी में नहीं जा रहा है, परंतु सबसे बड़ी देखनी है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए, वही हमारा क्या होती है, बिल्कुल HCF होती है। यानी 2 और 2 इनमें जो भाग जा रहा है 2 का ही जा रहा है, यानी 4 और 6 का जो HCF होगा में से होगा वह कितना होगा, 2 होगा स्टूडेंट्स। एक और उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे 8 और 12 का HCF क्या होगा। तो 8 और 12 का जब HCF निकालेंगे हम,
तो हम देख पाते हैं 8 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। इसी प्रकार 12 में किस किस का जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और पुनः 12 का जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स हमें देखना है कि हाईएस्ट होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। यानी कि देखो कॉमन तो है 1 2 4, तीनों में जा रहा है 1 2 और 4, परंतु हमें देखना बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी 4 है जिसका दोनों में भाग जा रहा है। यानी कि जब 8 और 12 का HCF आप लिखेंगे तो वे कितना आएगा, पुनः 4 आएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये हमें इसकी परिभाषा के आधार पर समझना है, क्योंकि आगे प्रश्नावली में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी HCF ज्ञात करना सीखेंगे, परंतु हमें इसकी परिभाषा भी ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं कि जैसे एक प्रश्न आया आपके सामने कि 2 क्रमागत संख्या का HCF यानी में से कितना होगा। 2 क्रमागत का मतलब है लगातार आने वाली संख्याएं। जैसे हमने उदाहरण लिया है कि लगातार में उदाहरण लिया है, जैसे हमने 5 और 6, ये दोनों संख्याएं लगातार है स्टूडेंट्स। अब हमें देखना है कि 5 और 6 में कुछ कॉमन आना चाहिए और दोनों में भाग होना चाहिए और सबसे बड़ी संख्या, यही हमारा HCF होता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो जब भी जो लगातार संख्याएं लोगे तो अब आप देखोगे कि 5 में 1 और 5 का भाग जाता है, 6 में किसका जाता है, बिल्कुल 1 2 3 और 6 का जाता है। परंतु स्टूडेंट्स जब भी 2 लगातार संख्याएं लोगे तो उनमें जो कॉमन संख्या है वह सिर्फ कितनी आएगी, एक ही आएगी। कोई भी संख्या ले लो, 11 या 12 ले लो, ये भी 2 लगातार संख्याएं। इनमें जब किसी कॉमन संख्या का भाग दोगे तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जाएगा। यानी कि कॉमन संख्या ही एक ही है, कॉमन फैक्टर ही एक ही है, कॉमन भाजक एक ही है, और हमें देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ही एक ही है। यानी 2 क्रमागत संख्याओं का जब भी HCF पूछा जाए यानी में से पूछा जाए तो वह कितना होगा, सदैव 1 होगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं नया कंसेप्ट लघुत्तम समापवर्ती यानी कि लेस है। इसे भी हम इसकी जो परिभाषा है, जो फुल फॉर्म है, उसी के आधार पर समझेंगे। L का मतलब होता है लीस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और M का मतलब होता है मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा यानी कि न्यूनतम, और कॉमन का मतलब है कि दोनों में होना चाहिए, और मल्टीपल यानी कि है गुणज, यानी कि दी गई संख्याओं का जो LCM होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वह क्या होता है कि दी गई संख्याओं के जो गुणा में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। यानी 8 और 12 का ले से पूछा है तो 8 के गुणज यानी 8 के गुणा में क्या आ रहा है, 8 के पहाड़े में क्या आ रहा है वह लिखो। जैसे 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इस प्रकार भाग चलता है। और इसी अगली संख्या लिखते हैं तो 8 6 48। फिर हम देखते हैं 12 का, तो 12 के गुणज यानी 12 का पहाड़ा लिखना है, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, और इसी प्रकार भाग गुणा चलता जाता है। स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के गुणज में कॉमन हो। तो सबसे पहले कॉमन आ रहा है हमारा 24 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि एक तो कॉमन आ रहा है 24, अब आगे जाकर हम देखते हैं तो 48 भी कॉमन आ रहा है। परंतु चूंकि हमें LCM लिखना है यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दी गई संख्याओं के छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के गुणा में कॉमन हो, तो 8 और 12 के गुणा में कॉमन क्या आ रही है, 24 आ रही है स्टूडेंट्स। तो हमारा 8 और 12 का ले से कितना हो जाएगा, बिल्कुल 24 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, हमें परिभाषा के आधार पर भी इसको सीखना है कि ये क्या होता है। क्यों सीखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। बाकी जो आने वाली आगे जो इस प्रश्नावली के आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम HCF और LCM ज्ञात करना भी सीखेंगे और उससे रिलेटेड भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स एक प्रश्न देखते हैं कि किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। स्टूडेंट्स जैसा दे रखा है वैसे बनाते जाते हैं। ये एक खेल मैदान है स्टूडेंट्स और हमें कहा है कि इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये इस प्रकार से एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। फिर कहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया यानी जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सोनिया यहाँ पर है, और जब एक चक्कर पूरा करती है तो सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, बिल्कुल 18 मिनट लगते हैं। और एक चक्कर इसी मैदान का एक चक्कर करने में जब रवि चक्कर लगाता है, यानी कि जब रवि घूम कर आता है, तो रवि जब ऐसे घूम कर आता है तो रवि को मिनट लगते हैं, बिल्कुल 12 मिनट लगते हैं, यानी रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके
एक ही दिशा में चलते हैं वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें एलसीएम की जो अवधारणा है वह हम समझते हैं। किस प्रकार समझते हैं स्टूडेंट्स? हम देखते हैं जब सोनिया चक्कर पूरा करेगी तब चक्कर किस करेगी, पहला चक्कर उसको टाइम लगेगा 18 मिनट, दूसरा चक्कर जब करेगी पुनः 18 मिनट में पूरा करेगी, यानी कि 36 मिनट में पूरा करेगी, और तीसरा चक्कर जब वापस करेगी तब अब कितना करेगी, 18 54। इस प्रकार हर 18 मिनट में ये एक एक चक्कर पूरा करती जाएगी। इसी प्रकार जब हम रवि का देखें तो हम देखते हैं कि रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, यानी पहले 12 मिनट में एक चक्कर कर दिया, फिर दूसरा चक्कर वह अगले 12 मिनट यानी 24 मिनट में करेगा, फिर अगला चक्कर पुनः 12 मिनट यानी कि 36 मिनट में पूरा करेगा, और अगला चक्कर पुनः 48 मिनट में इस प्रकार पूरा करता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख पाते हैं, हमें पूछा है कि वे दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि पूरा चक्कर कंप्लीट होगा, पुनः इस समय पर कितनी बार किस समय में आएंगे। तो हम स्टूडेंट्स हम देख पाते हैं कि 36 मिनट जब होंगे तब सोनिया के 2 चक्कर हो जाएंगे, रवि के 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे, यानी कि वे चक्कर पूरे करते करते इस जगह आ जाएंगे। यानी कि हमने यहाँ क्या निकाला है, 36 मिनट पर दोनों एक ही स्थान पर मिले। ये तो प्रश्न हमने समझ के निकाला है। जब इसको हम अगर कंसेप्चुअल 10वीं क्लास के हिसाब से देखें तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया है, 18 के गुणज लिखे हैं, पुनः 12 के गुणज लिखे हैं, यानी कि यहाँ बहुत ही छोटा सा आसान सा कंसेप्ट था कि हमें क्या निकालना था, 18 व 12 का एलसीएम। क्या निकालना था, एलसीएम, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो छोटे से छोटा दोनों में कॉमन और इनका गुणज निकालना है। और जब 18 और 12 का गुणज लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लेस से निकालेंगे तो वह कितना आएगा, 36 आएगा। यानी 36 मिनट ऐसा टाइम होगा जब दोनों एक ही स्थान पर पुनः साथ में मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा आ जाएगा 36 मिनट। स्टूडेंट्स, जो ये प्रश्न है एलसीएम और एचसीएफ वाले जो अवधारणाओं पर आधारित हल होते हैं और उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने आज देखे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम अब जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम इनको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं और उस पर आधारित और भी कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और जो भी प्रश्न आपको अभ्यास में दिए हैं उन प्रश्नों को भी आप साथ में हल करते रहिएगा, ताकि जो एनसीईआरटी की अपने संपूर्ण प्रश्न है, जो प्रश्नावली और उदाहरणों को सम्मिलित किया जाए तो वो सारे प्रश्न अपने आसानी से हल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।